प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्यों में से एक गुप्त साम्राज्य शक्तिशाली कुषाण साम्राज्य के खंडहरों से उभरा। उनके काल को भारतीय उपमहाद्वीप का स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि यह वह समय था जब उपमहाद्वीप ने कला, साहित्य, विज्ञान, प्रौद्योगिक और सांस्कृतिक के क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि की। वेनसांग जैसे प्रसिद्ध विद्वान भी गुप्त साम्राज्य की सुंदरता और विरासत की सराहना करते हैं। इसके अलावा उन्होंने अन्य धर्मों को भी संरक्षण दिया, जिससे हमें उनकी उदार नैतिक की झलक मिलती है। गुप्तों ने शुरू में मध्य गंगा बेसिन के हिस्सों यानी मध्य प्रदेश, मगध जो कि बिहार में स्थित था, और उत्तर प्रदेश पर शासन किया। यहीं से उन्होंने अपनी प्रतिभाशाली राजाओं के नेतृत्व में धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ाया। गुप्तों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान और महत्व यह है कि उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से को राजनीतिक रूप से एकीकृत किया, जिससे व्यापार और केंद्रीकृत सरकार के माध्यम से देश के विकास को बढ़ावा मिला। वस्तुतः कालिदास, शूद्रक और फफान जैसे विद्वान के स्रोत और इलाहाबाद स्तंभ और जूनागढ़ रॉक जैसे शिलालेख इस साम्राज्य की समृद्धि के बारे में बहुमूल्य जानकारियां प्रदान करते हैं। महान गुप्त साम्राज्य के पहले राजा श्री गुप्त थे। उन्हें गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। बाद के वर्षों में उन्होंने महाराजा की उपाधि भी धारण की। उनके बाद महाराजा घटोत्कच इस राजवंश के नेता बने। हालांकि इस साम्राज्य के इन दो प्रारंभिक राजाओं के बारे में उनके नाम और उपाधियों के अलावा अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। हमारे इतिहास में उपलब्ध साक्ष्यों के हिसाब से चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्तों का संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था और 319 अथवा 320 ईस्वी के आसपास सिंहासन पर बैठा। वह गुप्त युग के लिए उदय का जिम्मेदार भी रहा है। चंद्रगुप्त प्रथम ने वैवाहिक गठबंधन के माध्यम से गुप्तों के प्रभाव को भी बढ़ाया। उन्होंने नेपाल के लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, जिससे उनके साम्राज्य पर उनकी पकड़ मजबूत हो गई। उनके अधीन गुप्तों ने मगध, बंगाल और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा चंद्रगुप्त प्रथम काल के सोने के सिक्कों पर राजा और उनकी रानी कुमार देवी का नाम दर्शाया गया है, जो गुप्तों और लिच्छवों के बीच मजबूत संबंधों की गवाही देते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का काल 15 वर्ष तक चला। उनके बाद सिंहासन के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें एक और करिश्माई शासक का उदय हुआ, जिसे समुद्रगुप्त के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने इस राजवंश को महानतम ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इतिहास की किताबों में सम्राट समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उन्हें भारत के नेपोलियन, अनुकंपवन जिसका अर्थ दयालु होता है, पराक्रमी, अप्रतिरथ जिन्हें अजय भी कहा जाता है, इससे भी अधिक नामों से जाना जाता है। राजा समुद्रगुप्त ने विस्तार की नीति अपनाई और उनके सैन्य अभियान का विस्तृत उल्लेख इलाहाबाद स्तंभ शिलालेखों में किया गया है। समुद्रगुप्त ने उत्तरी अभियानों में नागों, अभीरों, मालवों, अर्जुनायनों आदि को हराया, जबकि दक्षिण में उसने कुल 12 शासकों को हराया। बाद में उन्होंने मध्य भारत के वन साम्राज्य पर भी विजय प्राप्त की, जिसे अटविका राज्य भी कहा जाता है। सैन्य विजय के अलावा राजा समुद्रगुप्त अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु शासक थे। उन्होंने सिलोन के राजा मेधावर्मन के अनुरोध पर बोध गया में एक बौद्ध मठ का निर्माण भी करवाया। हमने अपनी पिछली वीडियो में समुद्रगुप्त की कहानी को विस्तार से बताया है। राजा समुद्रगुप्त की विस्तृत कहानी को जानने के लिए हमारी वीडियो जाकर अवश्य देखें। सम्राट समुद्रगुप्त के बाद अगला महान गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय था, जो रामगुप्त की हत्या के बाद सिंहासन पर बैठा। गुप्त साम्राज्य चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान अपनी सबसे बड़ी क्षेत्रीय सीमा तक पहुंच गया, जिसने गुप्तों को उपमहाद्वीप का स्वामी बना दिया। उसने पश्चिमी क्षेत्रों की शक्ति को कुचल दिया और मालवा, उज्जैन, मध्य भारत और पश्चिमी समुद्री तट के क्षेत्र पर भी कब्जा जमा लिया। बाद के वर्षों में उन्होंने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया और विक्रमादित्य और सिंह विक्रम की उपाधि धारण की। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का एक दिलचस्प तथ्य उनके नवरत्न थे, जिसमें 9 प्रसिद्ध विद्वान जिसे नवरत्न भी शामिल थे। इसमें कालिदास, अमरसिम्हा, धन्वंतरी, शंकु, वररुचि, वेताल भट्ट, कहपनक और वारामिहिर जैसे प्रख्यात विद्वान शामिल थे।
नवरत्नों की अवधारणा को बाद के मध्यकाल में मुगल राजा अकबर ने भी अपनाया था। चंद्रगुप्त प्रथम की प्रभावती गुप्ता नाम की एक पुत्री थी, जिसका विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। हालांकि राजा रुद्रसेन द्वितीय की कम उम्र में ही मृत्यु हो गई, जिसके कारण उनकी पत्नी यानी प्रभावती गुप्ता वाकाटक साम्राज्य की संरक्षिका बन गई। प्रभावती गुप्त के उत्तराधिकार के बाद राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटक दरबार को प्रत्यक्ष अथवा आंशिक रूप से प्रभावित किया। कुमारगुप्त प्रथम, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, 415 ईस्वी में सिंहासन पर बैठने और पटना में प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने के बाद उन्हें कार्तिकेय के कट्टर उपासक के रूप में भी जाना जाता है। यह उनके शासनकाल के दौरान था जब ऑक्सस घाटी यानी हुणों से एक शक्तिशाली खतरा उभरा। हालांकि स्कंदगुप्त के कुशल सैन्य नेतृत्व के कारण उन्होंने इस आक्रमण को सफलतापूर्वक रोक दिया। इसके अलावा उन्होंने नर्मदा घाटी के पुष्यमित्र के विद्रोह को भी रोका। राजा कुमारगुप्त ने गुप्त साम्राज्य को अक्षुण्ण रखा और लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। उन्होंने शक्रादित्य और महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की। सम्राट स्कंदगुप्त भारत का उद्धारकर्ता, जिसने हुणों को कुचल कर रख दिया था, भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली राजाओं में से एक, जिसने हुणों को कुचला। यह हार इतनी गंभीर थी कि हुणों ने स्कंदगुप्त की मृत्यु तक किसी अन्य आक्रमण की योजना तक नहीं बनाई। उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी, जिसके कारण उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे महान सैन्य रणनीतिकारों में से एक माना जाता है। वह भारतीय युद्ध पद्धति की खामियों को ढूंढने में भी सक्षम थे और उन्होंने इसमें आवश्यक बदलाव भी किए। महाराजा धीराज ने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण कर ली। प्रसिद्ध जूनागढ़ शिलालेख में हमें यह बताया गया है कि उन्होंने अपने गवर्नर पर्णदत्त को सुदर्शन झील की मरम्मत करने का आदेश दिया था। विष्णुगुप्त, जिन्होंने 540 से 550 ईस्वी तक शासन किया। गुप्त साम्राज्य ने सदियों तक भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा की। यह दौर उन्हीं के काल का था जब भारत विकास के हर संभव क्षेत्र में प्रमुखता से उभर कर आया। धन्यवाद दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली गाथा में, तब तक के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमसे जुड़ जाएं।